हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट जीन रेगुलेशन एंड रोल ऑफ माइक्रो आरएनए। ठीक है, तो जब से ये हमारे पास इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन जब बात करते हैं हम, नोबेल पीस प्राइज जब तक अवार्ड नहीं दिया गया था उससे पहले ये चीज़ों को इतना ध्यान में नहीं रखा जा रहा था, इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। लाइमलाइट में ये टर्म्स उसी के बाद आई हैं, तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे कि क्या इसका मतलब है, ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी या जनरली अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इजीली इसे गैदर कर सकें। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना आपको सिंप्लीफाई करके चीज़ें बता पाऊँ वही बताऊँगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अब बिल्कुल बेसिक साइंस से बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 कॉम्पोनेंट्स के बारे में सेल के, बाकी सबको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक है, एंड आर मेनली हमारा न्यूक्लियस वाला पोर्शन। आप बात करेंगे राइबोसोम्स की एंड साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। ओवरव्यू जल्दी से ले लेते हैं। बाकी सारी जितनी भी ऑर्गेनाइज हैं सेल्स की, वो हम आप कह सकते हो कि आप अपनी एनसीईआरटीज को रेफर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वीडियो को छोटा रखते हुए मैं आपको ये 3 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ कि न्यूक्लियस क्या है। अब बॉडी को आप एज्यूम कीजिए, बॉडी का एक ब्रेन होता है एंड वही ब्रेन जो है आपको क्या कहता है, डिसाइड करने के लिए, डिसीजन मेकिंग, क्या काम करना है, किस तरह का एक्शन लेना है। सिमिलर तरीके से सेल जो कि बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी का या किसी भी बॉडी का, ठीक है, बीट हमारा किसी भी तरह की एनिमल बॉडी, प्लांट किंगडम की बॉडी, सब में एक न्यूक्लियस होता है ना। तो न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन है एक सेल का। ठीक है, अब वो सेल जो है या न्यूक्लियस जो है उसका क्या काम रहेगा कि हमारा जितना भी बॉडी का डीएनए है, यानी कि कितनी हाइट रहेगी, क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितनी हाइट है, कितना आपकी एपेटाइट रहेगी, टाइम टू टाइम ये चीज़ वेरी जो है वो अब न्यूक्लियस के अंदर ही होती है वाया डीएनए। ठीक है, तो जो डीएनए है अब वो क्या है, फर्दर हमारी क्या है, जेनेटिक कोड है, इंफॉर्मेशन है बॉडी की जितनी भी, वो डीएनए के पास ही रहती है, जो कि फर्दर किसमें, न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस जीन रेगुलेशन, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है, जो अब क्या है, लूज लिक्विड है, जो कि अब सेल के अंदर कंटेन्ड रहता है, जिसके अंदर बहुत सारी सेल, हमारा जो पोर्शन है बाकी सेल्स का, जितने भी सेल के ऑर्गन्स हैं या आप कह सकते हो सेल की जितनी भी ऑर्गेनाइज हैं, वो इसी के अंदर फ्लोट करती हैं एंड इजीली यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, तीसरा पार्ट यहाँ पे एस्पेक्ट हमारा राइबोसोम्स के रिगार्डिंग है। राइबोसोम्स की जब हम बात करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोल सकते हो आप, या प्रोटीन मेकिंग कॉम्पोनेंट हमारा सेल का राइबोसोम्स को माना जाता है। यानी कि प्रोटीन से क्या होता है, हमारे नए सेल्स बनते हैं, सेल डिविजन बनती है, बॉडी के लिए बेसिक डेवलपमेंट के लिए हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना। तो राइबोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मेकिंग एंड ये प्रोटीन मेकिंग का बेसिक एस्पेक्ट जो है वो कैसे शुरू होता है राइबोसोम्स में, अमीनो एसिड्स के थ्रू। ठीक है, आप अमीनो एसिड्स जो है ये राइबोसोम्स रिलीज करते हैं सीक्वेंसिंग को पढ़ते हुए हमारे आरएनए की, एंड अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स की मेकिंग होती है। देखेंगे कैसे, है ना। तो एक बेसिक से ये 3 चीजें आपको फिलहाल इस लेक्चर के लिए यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे जीन रेगुलेशन की बात करेंगे, तो जीन रेगुलेशन का एक बेसिक सा मतलब है, तोड़ के देखिए दोनों वर्ड्स को, जीन को रेगुलेट करना। ठीक है, अब हमारे डीएनए का भी एक छोटा पोर्शन रहता है, या बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जो बात करते हैं वो होता है जीन। ठीक है, डीएनए तो पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन रखता है ना, ठीक है, बट जो जीन है उसका भी एक छोटा वर्जन, उसका भी एक बेसिक पार्ट रहता है, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। यानी कि आप समझिए कि एक गिलास है, वो पूरा भरा हुआ है, ठीक है, एक दूसरा गिलास है जो कि इस ग्लास से इस ग्लास में आपको पानी ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए है जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, और इस ग्लास में आप जितना भी पानी भरेंगे वो हमारा, आप समझ लीजिए ग्लास जीन है हमारा, जितने भी आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर भरेंगे वो जीन की आप कह सकते हो रेगुलेशन के बेसिस पे होंगे कि किस तरह का आपको पानी यहाँ पर चाहिए, है ना, कि वो पानी हो सकता है ठंडा भी हो, ठंडे में ठंडा आपको मिक्स करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं कि किस तरह के जीन को बनाना है, बीट आपका हार्ट से रिलेटेड कोई जीन बनना है, बीट आपका कोई भी ब्रेन से रिलेटेड सेल बनना है, या चोट लग गई है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है, तो उसी तरीके से सेल डिवीजन का ये पोर्शन रहता है, जीन रेगुलेशन का ये पार्ट रहता है। यानी कि प्रोसेस ऑफ टर्निंग द जीन्स ऑन एंड ऑफ इज नोन एज जीन रेगुलेशन। एंड जीन रेगुलेशन एक इंपॉर्टेंट और बेसिक एस्पेक्ट है। हम अगर नॉर्मल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अब जीन एक्सप्रेशन जो है या जीन रेगुलेशन जो है आप कह सकते हो किसी भी प्रोसेस में हो सकती है, बट मेजरली हमारा जो जीन का प्रोसेस है, जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है, वो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे ही होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ अ जीन डीएनए इज पास टू एमआरएनए। तो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस बिल्कुल बेसिक साइंसेज में पढ़ा था कि बॉडी जो है जब भी प्रोटीन बनाती है या सेल डिवीजन करती है, तो डीएनए से वो आरएनए बनती है और आरएनए से वो प्रोटीन बन जाती है।
ठीक है। तो डीएनए से जब आरएनए वाले प्रोसेस में जाते हैं उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जीन रेगुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, पाई जाती है एंड आइडेंटिफाई की जा सकती है। यानी कि आसपास वाले एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमारी बॉडी उसको अडाप्ट करती है, वो भी हमारा जीन रेगुलेशन का पार्ट है। ठंड लग रही है वो भी जीन रेगुलेशन का पार्ट है, गर्मी लग रही है जीन रेगुलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हुए बहुत सारी चीज़ों को डिटर्मिन किया जाता है कि कौन सा प्रोटीन कब बनेगा, कितने अमाउंट में बनेगा, किस रेट पे बनेगा, जो कि एक जीन के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, एक खाली वेसल जो है जिसको भरना है उसको आप एक जीन कह सकते हो। और भरते किससे हो? डीएनए से भरते हो, जिसको आप अब एक सॉफ्ट कॉपी बना रहे हो ना जीन की, तो उसको हम आरएनए बोल देते हैं। ठीक है, तो 3 ऐसे ब्रॉड लेवल्स हैं जहां पे जीन की रेगुलेशन की जा सकती है। पहला है ट्रांसक्रिप्शनल, जो मैं आपको बता चुकी हूं कि डीएनए से आरएनए बनने तक का सफर। ठीक है, ये पहला हमारा ट्रांसक्रिप्शनल स्टेज होता है। दूसरा होता है हमारा ट्रांसलेशनल स्टेज। आरएनए से जब प्रोटीन बनने वाला होता है तो ये ट्रांसलेशनल स्टेज रहता है। तीसरा है कि प्रोटीन बनने के बाद ये आइडेंटिफाई करना कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन को, जिस तरह का प्रोटीन बनना था वो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करता है, या उससे स्ट्रॉन्गर वर्जन है या उसका वीकर वर्जन है, या हो सकता है डेड प्रोटीन ही बना हो। ठीक है, या कुछ नया म्यूटेशन हो गया हो। तो ये सारी 3 प्रोसेसेस हैं जहाँ पे रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। अब माइक्रो आरएनए का इसमें रोल क्या होता है? तो माइक्रो आरएनए की जब हम बात करते हैं तो पहले एक डायग्राम की तरफ ही चलते हैं। ये डीएनए जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन के अलावा ये बहुत सारे प्रोसेसेस को यहाँ पे देखता है, न्यूक्लियस भी और डीएनए के थ्रू भी। अगर यही डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए गाइड कर सकता है तो वो किस रेट पे वो प्रोटीन बनेगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी डीएनए ही हमारे पास अवेलेबल है। तो डीएनए बाय द टाइम प्रोटीन मेकिंग के लिए प्रोसेस शुरू करता है, साथ के साथ ही वो यहाँ पर माइक्रो आरएनए को भी बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ मेकिंग ऑफ अ प्रोटीन। तो ठीक है, तो माइक्रो आरएनए का क्या काम रहता है बेसिकली कि प्रोटीन जो बन रहा है बॉडी के अंदर, सेल डिवीजन किस हिसाब से होगी, नए सेल्स किस हिसाब से बनेंगे, उसका रेट जो है आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रो आरएनए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब माइक्रो आरएनए की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो माइक्रो आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है या फैमिली ऑफ मॉलिक्यूल्स में है जो कि सेल को कंट्रोल करने में कि किस तरह के सेल्स बनेंगे, किस तरह के प्रोटीन बनेंगे एंड कितनी क्वांटिटी में बनेंगे एंड कितनी स्पीड में बनेंगे, वो डिसाइड करेगा। कौन करेगा? माइक्रो आरएनए। एंड ये जो माइक्रो आरएनए है, सेल्स को इसको यूज कर सकते हैं टू हेल्प कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन आर वन ऑफ द सेम थिंग्स। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा वर्जन है, जीन रेगुलेशन आप कह सकते हो थोड़ा नार्मर वर्जन है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको इंटरचेंजेबली यूज भी किया जाता है। ठीक है, जो अब माइक्रो आरएनए के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए के अंदर तो बनते ही बनते हैं, डीएनए के थ्रू ही बनते हैं। वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी मिलेंगे, सेल के अंदर भी मिलेंगे एंड ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी पाए जाते हैं। तो अब ये माइक्रो आरएनए से पहले जो प्रोटीन के प्रोसेस है बनने का वो देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रोटीन कैसे बनता है। एक सेल जो है, मैंने बताया ना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन है। ठीक है, सबसे पहले डीएनए के थ्रू एक सॉफ्ट कॉपी बनाई जानी है जीन के द्वारा, जीन के अंदर। ठीक है, एक जो हमारा ग्लास था जिसको हम डीएनए बोल रहे हैं, जीन खाली है, उसके अंदर कितना पानी भरेंगे, दैट इज हमारा आरएनए। ठीक है, जो ये डिसाइड करेगा कि पूरी की पूरी आप कह सकते हो कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, अब उसमें से किस तरह का सेल बनाना है, किस तरह का प्रोटीन बनाना है, उतनी ही इंफॉर्मेशन जीन के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। अब कोई आपको कहे कि अपने ग्लास में से सिर्फ 1/4 यानी कि 1/4 पानी ही का ग्लास ही उसमें भरना दूसरे वाले ग्लास में, तो 1/4 इंफॉर्मेशन जो है वो जीन में ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, जो सेल है वो प्रोटीन को बनाने के लिए उस जीन को एक्टिवेट करेगा। ग्लास में पानी भरने के लिए आपको पहले ग्लास भी तो चाहिए, जीन का एक्टिवेशन भी तो होना चाहिए। जीन, अब ग्लास टूटा हुआ तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो जीन है उसको देख लिया, जीन के बाद उसके अंदर किस तरह का आपको वो प्रोटीन बनाना है वो इंफॉर्मेशन फिल की जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि जैसे एक ताले की चाबी होती है ना, अब आप लगा लीजिए जो जीन है उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल कर दी, बट वो जो इंफॉर्मेशन है ना वो कोडेड रहती है। यानी कि अगर ब्रेन सेल बनाना है तो ब्रेन सेल बनाने वाली इंफॉर्मेशन तो उसको दे दी, बट
अब वो इन्फॉर्मेशन को आप यूज कैसे करेंगे, यानी कि मैप आपको दे दिया है, मैप आपको पढ़ना नहीं आता है जब तक, तो वो आप कैसे पढ़ोगे, है ना। तो अब वो ताले की चाबी साथ में क्या होती है, हमारा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है, जो भी एक तरह का प्रोटीन होता है उस जीन के साथ वो अटैच हो जाएगा। एंड फाइनली ये डीएनए से अब फर्दर न्यूक्लियस के अंदर ही आप कहेंगे ट्रैवल होकर ये mRNA बन जाएगा, दैट इज मैसेंजर RNA बन जाएगा। एंड ये जीन जो है फर्दर वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, अब ताले के अंदर चाबी लगाइए तो ताला तो खुलेगा ही, तो फर्दर ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है, जितनी इंफॉर्मेशन उस जीन के अंदर थी वो स्ट्रैंड्स खुल जाएंगे। ताले की चाबी खोल लगाई, ताला खुल गया, यानी कि स्ट्रैंड्स खुल जाएंगे। यहाँ पे जो डीएनए है, जब वो एक्टिवेटेड जीन का वो ओपन अप हो जाता है तो वो जीन का डीएनए सीक्वेंस यहाँ पर रिलीज करता है। और इस सीक्वेंस को पढ़ते कौन है, या इस सीक्वेंस को कॉपी कहाँ से किया जाता है, आरएनए के फॉर्म में यहाँ पर कॉपी किया गया। एंड ये जो आरएनए की कॉपी है इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी में लेके आ रहे हैं। हार्ड कॉपी से हमने नोट्स बनाए, ठीक है, जितने भी रिक्वायर्ड थे उसको और शॉर्ट डाउन किया, तो अब उसको हमने क्या कर दिया, मैसेंजर आरएनए में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मैसेंजर आरएनए हमारा सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, तो उसमें से भी अब किसी ने और उसको पढ़ लिया है, बट लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बॉडी के लिए, कि ब्रेन सेल के लिए सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, क्योंकि इतने से ही हमारे को सेल की रिप्लेसमेंट करनी है, इतना ही सेल रिक्वायर्ड है ना। तो अब क्या होगा, उसको आप एडिट कर दोगे इन्फॉर्मेशन को। तो अननीडेड बिट्स ऑफ द mRNA आर कट डाउन एंड रिमूव्ड। ठीक है, उनको हटा दिया गया। एंड बाकी जितना भी रिक्वायर्ड पोर्शन है, मैच्योर है, जो कि एक्टिव mRNA मॉलिक्यूल है, वो सेल से फाइनली निकल रहा है। यानी कि स्टेप 3 से पहले एडिटिंग से पहले जो कुछ भी चीज हो रही थी डीएनए से mRNA की बनने तक, वो सब का सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। अब एडिटिंग के बाद जितना भी डेटा है mRNA के फॉर्म में, वो साइटोप्लाज्म में थ्रू द न्यूक्लियस यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। साइटोप्लाज्म क्या था, एक लूज लिक्विड जिसके अंदर हमारे सेल्स की ऑर्गेनाइज है वो फ्रीली घूमती हैं। तो अब तीसरा प्रोसेस हमारे पास क्या था कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया राइबोसोम्स की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अब न्यूक्लियस से निकल के ये साइटोप्लाज्म में आ गए। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, राइबोसोम्स इसके ऊपर एक्ट करना शुरू करेंगे ताकि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो सके। बट यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आते ही हमारा जो न्यूक्लियस है उसने एक ये चालाकी की कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हाथों में ना लग जाए या गलत रेट पे ना लग जाए, उसके ऊपर चेक रखने के लिए यहाँ पे माइक्रो आरएनए को पहले से ही छोड़ा हुआ था, इंटेलिजेंस पहले से ही छोड़ी गई थी। तो अब किस रेट पे वो इन्फॉर्मेशन बननी है, जानी है या नहीं जानी है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, वो चेक रखने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर वो mRNA के ऊपर चेक रखने के लिए माइक्रो आरएनए आ जाता है। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन किस रेट पे बनाएंगे, ये कितना आप कह सकते हो इंटरफेरेंस जो है ना वो डिसाइड करेगा माइक्रो आरएनए का, कि राइबोसोम्स किस रेट पर यहाँ पे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर मशीन्स जिनको राइबोसोम्स बनते हैं, वो mRNA के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। एंड एट द वन एंड, अब अगर साइटोप्लाज्म में mRNA, आप कह रहे हो माइक्रो आरएनए जो है हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो इन दैट केस अब क्या होता है, रोज राइबोसोम्स जो है प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं। कैसे, अमीनो एसिड्स की एक लेयर चढ़ाते हैं पहले तो फर्स्ट स्टेप में राइबोसोम्स, उसमें क्या होता है जेनेटिक कोडिंग पढ़ते हैं, एंड उसके बाद प्रोटीन की एक चेन की फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू हो जाती है। बट अब मैं बता रही हूँ ना आपको, यहाँ पर माइक्रो आरएनए की इंपॉर्टेंस यहाँ बढ़ जाती है। कैसे, माइक्रो आरएनए कंट्रोल करता है जीन का एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग विद द मैसेंजर आरएनए व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म। यानी कि अब वो ट्रांसलेट होने से पहले प्रोटीन में पहला ट्रांसक्रिप्शन था, फिर ट्रांसलेशन था। ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस mRNA से प्रोटीन बनने तक के बीच का प्रोसेस था। ट्रांसलेशन से पहले ही उसका जो प्रोसेस है, या आप कह सकते हो कितनी इंटरफेरेंस माइक्रो आरएनए की रहेगी, वो डिपेंड करती है, क्या वो डिसाइड करती है कि कितने लेवल पे हमारी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। यानी कि अगर हमारे पास माइक्रो आरएनए की प्रेजेंस एक mRNA के ऊपर ज़्यादा रहती है, इंटरफेरेंस ज़्यादा है, तो आउटपुट ऑब्वियसली यहाँ पर कम होगा। ठीक है, यानी कि उसकी सेल की या प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है वो कम होगी। सिमिलरली अगर माइक्रो आरएनए का इंटरफेरेंस कम है, यानी कि उसकी परत साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हमारे मैसेंजर आरएनए के ऊपर कम रहती है, यानी कि जो प्रोटीन मेकिंग प्रोसेस है वो उतना ही ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। ठीक है, सो अब आप इस वीडियो को चाहे पॉज कर एक चीज़ सोच सकते हैं
कि कैंसर थेरेपी के लिए या कैंसर के पेशेंट्स के साथ इसका लेना देना क्या होगा। मैं आपको बता रही हूं कि सिंपल केसेस में माइक्रो आरएनए की प्रेजेंस जहां पर ज्यादा होगी, यानी कि ओवर एक्टिवेटेड होगा, ओवर एक्सप्रेस्ड होगा, तो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो इन दैट केस कैंसर सेल्स तो एक्ट कर ही नहीं पाएंगे। इससे ऑपोजिट केस में अगर आप देखें तो माइक्रो आरएनए की जहां पे एब्सेंस जितनी ज्यादा, प्रोटीन की फॉर्मेशन उतनी ज्यादा, यानी कि उतने ही कैंसर सेल ज्यादा बढ़ सकते हैं। एक स्टडी या रिसर्च ये कहती है कि माइक्रो आरएनए के साथ इंटरफेरेंस करके कैंसर सेल्स जो हैं वो फाइनली क्या करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, कैंसर सेल्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके प्रोसेस को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यानी कि माइक्रो आरएनए के अंदर अगर ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में ही दिक्कत कर दी जाती है, म्यूटेशन कर दी जाती है या उसको हैम्पर कर दिया जाता है, कैंसर सेल्स उतनी जल्दी ही डेवलप हो जाएंगे। जितनी भी हमारी माइक्रो आरएनए से रिलेटेड स्टडी है वो कैंसर पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल इसी तरीके से रह सकती है। अब मैं आपको बता देती हूं कि इन कैंसर सेल्स माइक्रो आरएनए जीन्स कैन बी डैमेज्ड बाय म्यूटेशंस, कि माइक्रो आरएनए में ही अगर आपने इंटरफेरेंस कर दी तो इन दैट केस आप क्या होगा, आपके ऊपर कोई चेक रखने वाला नहीं है, पुलिस एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो चोरी करने वाला तो हायर रेट पे चोरी करेगा, है ना। इन दैट केस ऐसा ही माइक्रो आरएनए की एब्सेंस के अंदर या उसको जब आप हैम्पर कर लेते हो, इन दैट केस वहां पे ये चीजें या कैंसर सेल्स इजीली एग्जिस्ट कर जाते हैं, जल्दी मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेयर एज अगर एबनॉर्मली लो लेवल होंगे माइक्रो आरएनए के, इट can lead to the overexpressions of genes that microRNA regulates and can lead to cancer development and progression। ठीक है, माइक्रो आरएनए की एब्सेंस या कम प्रेजेंस की वजह से कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। एंड ये पाया गया है कि एबनॉर्मल एक्सप्रेशन जो माइक्रो आरएनए का पाया गया है वो ह्यूमन सेल्स के अंदर, मेनी पेशेंट जिनको ह्यूमन कैंसर्स हैं या कैंसर हुआ है उनके अंदर यही चीज़ देखी गई है कि माइक्रो आरएनए की जो एब्सेंस है वो ज़्यादा रेट पे है। इसी तरीके से आप कहें कि माइक्रो आरएनए अगर एक बार में प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं होता, या एक माइक्रो आरएनए सिर्फ एक तरह के प्रोटीन को ओवरलुक करता है, ये भी नहीं होता। एक पर्टिकुलर माइक्रो आरएनए जो है वो 100 टाइप्स ऑफ या 1000 टाइप्स ऑफ जीन्स को यहाँ पर एक साथ मैनेज कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल यही है कि पुलिस वाले ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं सिर्फ चोरी का केस देखता हूँ, मैं मर्डर का केस नहीं देखूंगा। ठीक है, वही सेम पुलिस है ना, वही सेम पुलिस यहाँ पर डिफरेंट केसेस को देखती है ना। तो सिमिलर तरीके से माइक्रो आरएनए को आप पुलिस वाला समझ लीजिए, वो डिफरेंट तरह के यहाँ पे जीन्स के अंदर जितने भी एमआरएनए है उसके ऊपर चेक रखते हैं, उसकी प्रोटीन मेकिंग के ऊपर यहाँ पर चेक रखते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, तो प्रोसेस को आई थिंक मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्या क्या है। इन दैट के सबसे पहले हमारे पास डीएनए है, डीएनए से आरएनए आता है जिसको हम मैसेंजर आरएनए लिख लेते हैं, एंड देन फाइनली प्रोटीन की मेकिंग है। ठीक है, डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, जीन की फॉर्मेशन होगी, जीन की फॉर्मेशन के टाइम पर यहाँ पर साइड बाय साइड क्या होगा, हमारे पास माइक्रो आरएनए भी साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जीन क्या होगा, अब फर्दर इसके साथ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर अटैच कर दिया जाएगा, चाबी है, डीएनए की कॉपी यहाँ पर बना दी गई है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर यानी कि ट्रांसक्रिप्ट करने के टाइम पे अब ये जीन जो है ये डीएनए की कॉपी बनाकर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के साथ कि किस तरह का हमें सेल चाहिए, किस तरह का प्रोटीन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन लेके कैरी फॉरवर्ड हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर ही। फर्दर ये जीन जो है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की मदद से अब एक्टिवेटेड जीन हो गया है। अब ये एक्टिवेटेड जीन जो है अपने स्ट्रैंड्स खोल देगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है डीएनए से आरएनए का या मैसेंजर आरएनए बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस खत्म हो गया, अब ये फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप की तरफ यानी कि प्रोटीन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे इससे पहले ये देखिएगा कांटा झाटी करेगा, छाटेगा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह का सेल रिक्वायर्ड है, बाकी इन्फॉर्मेशन को निकालकर जितने रिक्वायर्ड होगा मैसेंजर आरएनए अब सेल के आप कह सकते हो नॉट इवन सेल के न्यूक्लियस को लीव करके छोड़ के फर्दर कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। एंड साइटोप्लाज्म में आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारी क्या, माइक्रो आरएनए। तो अब ये अब मैसेंजर आरएनए के साथ माइक्रो आरएनए जो है ऐड करके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन मेकिंग प्रोसेस में राइबोसोम्स के साथ आप देखेंगे रिएक्ट करेगी। एंड जितनी प्रेजेंस होगी माइक्रो आरएनए की उसके डिपेंडेंस के बेसिस पे अब क्या होगा, राइबोसोम्स को एक्शन मिल जाएगा या उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस रेट पे जीन को रेगुलेट करना है। तो एक सिंपल सा ये प्रोसेस है, उसी के बेसिस पे हमारी प्रोटीन
मेकिंग या इन दैट केस ऑल्सो जो हमारी सेल डिवीजन होती है वो मैटर करती है. सो ये सिंपल सा टेक्निक था. एंड कैंसर सेल्स का अकॉर्डिंगली रहता है कि अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस है तो कैंसर सेल्स की प्रेजेंस नहीं हो सकती, कम प्रेजेंस है माइक्रो आरएनए की तो कैंसर सेल्स जो इजीली डेवलप होते हैं. ठीक है, ये प्रोसेस था. अब हम फर्दर देख लेते हैं बर्थ एंड लाइफ ऑफ माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल. सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बता दिया सबसे पहले ही कि डीएनए से वो रिलीज हो रहे हैं और डीएनए से रिलीज होकर डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं. तो ठीक है, अब पढ़ लेते हैं फटाफट से. जीन्स फॉर माइक्रो आरएनए आर एज मच पार्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम एंड जीन्स दैट कोड्स फॉर प्रोटीन मेकिंग प्रोसेस. जो 4 स्टेप्स में पढ़ा, पहले 2 स्टेप्स जो है वो हमारा प्रोसेस बन जाता है माइक्रो आरएनए का टिल द टाइम इट लीव्स द न्यूक्लियस एंड रीचेस द साइटोप्लाज्म. तो पढ़ लेते हैं. माइक्रो आरएनए जो है, अगर जब वो जीन एक्टिवेट हो जाता है तो डीएनए का स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली खुल जाता है. इसमें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की जरूरत नहीं रहती है. तो यहाँ पे डीएनए खुल जाता है पर्टिकुलरली एंड जीन को कॉपी कर लिया जाता है, ट्रांसक्राइब कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, क्योंकि ऑटोमेटिक सी बात है, ये माइक्रो आरएनए ही तो है. ठीक है, जब इसको कॉपी कर लेते हैं तो ये प्राइमरी स्टेज पे है, अभी तक एक्टिवेशन ही हुई है, डाटा तो नहीं गया ना उसके पास. एक्टिवेशन वाले प्रोसेस के टाइम पे हमारे पास जो माइक्रो आरएनए है वो उसके फर्स्ट स्टेप पे, यानी कि बचपन के टाइम पे इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी या प्राइ माइक्रो आरएनए. ठीक है, थोड़े स्टेज के बाद अगर आप देखेंगे जो सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको कट डाउन कर देगा एंड फॉर्म करेगा एक डबल स्ट्रैंडेड पर्सिक्यूर, जिसको हम अब माइक्रो आरएनए बोलते हैं. तो ये माइक्रो आरएनए बन जाता है और ये माइक्रो आरएनए जो है अबाउट 22 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है. अब न्यूक्लियोटाइड्स डिटेल में मत जाइए, न्यूक्लियोटाइड्स होता है तो एग्जैक्टली नॉट 22 ऑलवेज, 18 से 22 के बीच में ये वेरी कर देता है. ये मॉलिक्यूल जो है अब जो मैच्योर हो जाते हैं वो माइक्रो आरएनए के 18 से 22 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में वेरी करते हैं. और ये जो मैच्योर माइक्रो आरएनए है ये बाइंड करता है विद अ मॉलिक्यूल कॉल्ड आरएनए इंटरफेयरिंग विद द साइलेंसिंग प्रोसेस. ठीक है, तो ये एमआई या माइक्रो आरएनए जो है वो आरएनए के साथ या मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर लेता है एंड फर्दर जो है वो यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोकता है या उसे पढ़ाता है. एक सिंपल सा प्रोसेस है उसे लेकर. सो दैट वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो आरएनए के बारे में. एंड हमारा जो जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ट्रांसलेशन की प्रोसेस, या हमारा जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन रेगुलेशन क्या होता है, मेजरली सिंपल टर्म्स में यही होता है. सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएस एंड एग्जाम इज ऑन 27 अक्टूबर, तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप प्री और मेंस के लिए जनरल स्टडीज़ के लिए हमारे साथ एक पार्ट बन सकते हैं, हम एक मौका दे सकते हैं जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाएंगे फॉर जनरल एज वेल एज यूपी स्पेसिफिक GS के सब्जेक्ट्स along with the current affairs of national and international importance as well as UPPCS from January 2023 onwards. यहाँ पे आपको 20 टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें से 10 आपके FLTs होंगे एज पर UPPCS पैटर्न एंड 25 आपके मिनी टेस्ट होंगे. एंड यहाँ पे यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी इन टेस्ट में इंक्लूडेड होंगे. अब ऐसा नहीं होगा कि ऑलरेडी टेस्ट अगर इंक्लूडेड हैं या अपलोड हो चुके हैं तो जब आप एनरोल करेंगे आपको टेस्ट देने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. आप ये टेस्ट दे सकते हैं, शुरुआत से दे सकते हैं जब आप इसे एनरोल करेंगे. अंटिल द टाइम योर प्री इज नॉट कंडक्टेड आपको ये करंट अफेयर्स रेगुलरली भी दी जाएंगे. एंड इन केस इफ यू ज्वाइन दिस बैच तो आपको ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. एंड ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपको टेलीग्राम ग्रुप के दी जाएगी ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹12,000. कोई भी एक्टिवेटेड कूपन कोड या एक्टिव कूपन कोड विद रिस्पेक्ट टू दशहरा जब हम देखते हैं अगर है तो आप उसको अप्लाई करने के बाद ये 10-12 हज़ार की अमाउंट आपकी कम हो जाएगी. एंड सिमिलरली इफ़ यू वांटिंग टू अटेम्प्ट ओनली टेस्ट, है ना, टेस्ट देना चाहते हैं तो इन दैट केस आपके पास प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद रिस्पेक्ट टू यूपीपीसीएस में यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे जनरल स्टडीज़ के लिए ही आपको सवाल दिए जाएंगे जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट एंड 25 आपके यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि वीकली, जिसको हमने मिनी टेस्ट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, वो आपको दिए जा चुके हैं. तो आप जुड़कर यहाँ पर इससे टेस्ट भी दे सकते हैं विद मॉडल सॉल्यूशंस, यानी कि मॉडल साइनॉप्सिस आपको दिए जाएंगे. एक PYQ टेस्ट जो है इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा. एंड साथ ही साथ एक्सेस दिया जाएगा आपको यूपी स्पेसिफिक मंथली मैगजीन फॉर करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स एंड टिल द टाइम आपका पेपर नहीं हो जाता आपको दिए जा रहे हैं करंट अफेयर्स ऑल एट एज पर द UPPCS एग्जाम पैटर्न एट अ प्राइस ऑफ ₹4,999. एंड इन केस कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं 1-1800-890-3043 या आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com के ऊपर. टिल देन दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.